नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इटर्निटी क्लासेस मतलब कि ETC पर। अब तक हमने जो साइंस का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जो एसिड बेस है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, कुछ रिएक्शंस हमने उसकी पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि वाटर के साथ वो H+ आयन देते हैं या OH नेगेटिव आयन देते हैं। कैसे वाटर के अंदर हमें एसिड को मिक्स करना चाहिए, एसिड और बेस में वाटर हमें नहीं डालना चाहिए, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने, आप में से किसी ने भी वो सब कुछ मिस किया है तो एक बार पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, उसके जो आगे का पोर्शन है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज हमें बताइए, देखो आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा एसिड और बेस के पावर के बारे में होने वाला है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि देखो एसिड और बेस तो बहुत सारे होते हैं, एसिड बहुत सारे होते हैं, जैसे HCl हमने पढ़ा, ठीक है, H2SO4 हमने देख लिया, ठीक है, CH3COOH ये हमने देखा, COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे हमने देखे। क्या ये सारे एक जैसे हैं? क्या इनके अंदर जो खट्टापन है, अगर हम बेसिक से बात करें, क्या सब में एक जैसा है? जो नींबू होता है, ठीक है, आपका जो लेमन होता है, तो उन सब में क्या प्रॉपर्टीज एक जैसी है या चेंज होती है? दूसरे शब्दों में बोलूं, क्या इन सब में जो H+ हमारे पास बनता है वो क्या समान मात्रा में बनता है? तो एक्चुअली में ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर सभी में समान मात्रा में H+ बन रहा है मतलब सबकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, किसी में H+ ज्यादा होता है, किसी में H+ कम होता है। ठीक है, मतलब ये जो H+ का जो अमाउंट है, हमें ये पता है कि एसिड और बेस में क्या होता है आपके एसिड में, बेस में तो OH, ठीक है, बेस में कौन आता है आपका OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये रिलीज होते हैं। अब इनका जो अमाउंट है वो हर किसी में समान है नहीं होता है, तो इनके अमाउंट को कि कौन सा एसिड ज्यादा प्रभावशाली रहेगा या कौन सा बेस ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इस चीज को हम कैसे जाने? इस चीज को जानने के लिए रिसर्चर्स ने धीरे धीरे स्टडी की और एक नया कंसेप्ट लाके दिया, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल लेवल पे मतलब नंबर्स, कि हाँ इसका कुछ ये है। जैसे हमारा वेट होता है कि किसी का भारी वेट है, भारी थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे 80 kg, ठीक है, 75 kg। ऐसे ही एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज है उनको हमने न्यूमेरिकल, ये संख्यात्मक रूप हमने दिया कि हाँ इसको हम 7 नंबर, इसको 8 नंबर, इसको 10 नंबर। तो वो जो कंसेप्ट है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है वो है आपका pH। ठीक है, वो जो pH हमने एक नाम दे दिया बेसिकली, ठीक है, pH हमने यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, ठीक है, उससे हम बताएंगे किसको? pH को। उससे हम किसको बताएंगे? pH को। जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, वो pH हमें बता देगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो यही होता है आपका pH, और ये हर अलग अलग एसिड और बेस के लिए हम ये आइडेंटिफाई करके चलते हैं। ठीक है, देखो जो pH है ये प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो वर्ड है देखो, ये आपका देखो स्टैंड फॉर प्रोटीन का मतलब होता है पावर, ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये आपका काम करता है किसी भी विलियन में हाइड्रोजन के जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उनका अमाउंट है वो कितना है, ये बताने के लिए। तो जो pH का फॉर्मूला होता है, बेसिकली हमारे 10th क्लास में नहीं है पर हमें समझना पड़ेगा। जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है एंटीलॉग, ठीक है, ऑफ H+ आयन, ठीक है, कि H+ आयन के एक फंक्शन है। ये लॉग क्या है? फंक्शन। अगर आपने साइंस मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, जैसे साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है, वैसे ही एक फंक्शन है, लगभग कुछ वैसा ही मान के चलो। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर वैल्यू कितनी आती है? 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ तो ये जो बाहर वैल्यू कितनी आती है? 1। बाहर वैल्यू कितनी आती है? 1। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि H+ की जितनी वैल्यू पुट करूंगा उसके अकॉर्डिंग बाहर एक अलग वैल्यू आएगी। ये काम करता है pH, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 से 14 के बीच में होती है, 0 से 14 के बीच में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस क्या काम करता है कि H+ मतलब उल्टा कर देता है। अगर यहाँ पे मैं इन्फाइनाइट रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट रखूंगा तो ये माइनस उसको क्या कर देता है? बेसिकली 0। मतलब जब आपका H+ बहुत ज्यादा हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, तब क्या आएगा? pH का वैल्यू क्या आएगा? 0। ये इस माइनस की वजह से हो रहा है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे H प्लस बहुत कम अमाउंट में हो तो आपका pH का वैल्यू क्या आएगा 14, मतलब H प्लस अगर आपका 0 हो, H प्लस का अमाउंट क्या हो 0, तो ये आपका pH क्या आ जाएगा 14। बात समझ में आ रही है। मतलब आपका जो pH है, इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो pH है, ये pH की जो वैल्यू, pH वैल्यू किसको बताता है, आपके H प्लस के बारे में। किसके बारे में बताता है, H प्लस के बारे में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कितना है ये बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, pH स्केल का यूज करते हैं। बात समझ में आई। मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास HCl है, मेरे पास क्या है HCl है, ठीक है। HCl का विलियन मतलब मैंने HCl को वाटर के अंदर मिक्स किया तो इसका विलियन बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मान लो ये एक बर्तन है, इसमें H प्लस तो आएंगे HCl से, ठीक है, और Cl माइनस भी आएगा, साथ में O माइनस और H प्लस वाटर के भी होंगे, ठीक है, ये वाटर वाले भी होंगे बहुत सारे। ऐसे में इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जब HCl इसमें ऐड करूंगा, सॉल्यूशन बनूंगा, तो इसमें दोनों चीजें रहेगी, OH नेगेटिव भी रहेगा और H प्लस भी रहेगा, ठीक है। OH नेगेटिव कौन से वाला रहेगा, आपके पानी के अंदर जो है, ठीक है, और H प्लस कौन से वाला रहेगा, आपका H प्लस जो एसिड की वजह से आया है, और पानी वाला भी रहेगा। ऑल ओवर हमारे पास इसमें किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, H प्लस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, H प्लस का अमाउंट ज्यादा रहेगा क्योंकि एसिड मिक्स है। तो इस H प्लस के अमाउंट को जो मेजर करने का तरीका है कि H प्लस का अमाउंट इस वाटर में पूरे में कितना है, इस विलियन में हमारे पास या इस सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस का अमाउंट कितना है, वही मेजर हम किससे करते हैं, pH स्केल से। बात समझ में आई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, छोड़ो अगर आपको नहीं समझ में आई ये बात, किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो डायरेक्टली कि किसी विलियन में H प्लस कितना है उसको बताने के लिए हम किसका काम करते हैं, किसका यूज करते हैं, pH स्केल का। सीधी बात यही है। बात समझ में आई। मतलब एसिड की प्रॉपर्टीज कितनी है, एसिड मतलब H प्लस, ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज कितनी है उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम, pH स्केल का। बात समझ में आई, क्लियर है। बस यही आपका pH स्केल है। तो यहां पे ये हो जाएगा, जो pH स्केल है ये आपका 0 से 14 तक होता है, ठीक है। यहां पे एसिड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एसिड 0 हो जाता है। अगर विलियन में मैं बात करूं तो एसिड 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे OH ही ज्यादा रहेगा, ठीक है, OH ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है जिसका ये होता है बेस, जिसमें H प्लस बिल्कुल नहीं है, पानी में घुला हुआ है, तो बचेगा कौन, आपका OH नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन होता है, आपके बेस, मतलब जिसकी pH आपकी 14 होती है, जिसकी pH क्या होती है 14, वो क्या होता है आपका बेस, वो क्या होता है आपका बेस। और इसमें जो बीच में होता है, दोनों के बीच में, वो क्या आ जाएगा सॉल्ट, वो क्या आ जाएगा आपका सॉल्ट। जहां पे आपका H प्लस का जो अमाउंट है वो बराबर किसके हो जाएगा, OH नेगेटिव के। एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देते हैं तो pH क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, pH क्या आ जाएगा 7, pH क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो कि जो pH वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एसिडिक अगर कुछ है, अम्लीय है, तो उसका pH वैल्यू कितना रहेगा 7 से कम। और अगर आपका कुछ सॉल्ट वाला है जिसके अंदर आपका क्या हो जाता है H प्लस और OH नेगेटिव दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका न्यूट्रल, वो क्या है न्यूट्रल। और जिसका pH 7 से ज्यादा है, ठीक है, वो कौन आ जाएगा आपका क्षारीय या अल्कलाइन, ठीक है। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, जिसमें OH नेगेटिव ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये होता है pH। ये हर विलियन का अलग अलग होता है, जितना उसके अंदर H प्लस का या OH नेगेटिव का अमाउंट है उस पर ये डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन की पावर को मापता है, पर हाइड्रोजन का पावर मापने का इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा उल्टा है ना, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपका जो H प्लस है, ये जो H प्लस है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इस नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब कि आपका H प्लस का वैल्यू के अकॉर्डिंग उल्टा चलेगा ये। मतलब जो ज़्यादा एसिड है, ज़्यादा एसिडिक है, जिसमें pH H प्लस बहुत ज़्यादा है, उसका pH क्या होगा कम, उसका pH क्या होगा कम। बात समझ में आ रही है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। अब ये तो pH स्केल हो गया, ये तो क्या हो गया pH स्कोर। एक और टर्म आती है हमारे बुक में जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कि हमने लिटमस पेपर पढ़ा था।
लिटमस पेपर पढ़ा हमने, उसको समझने से पहले लिटमस पेपर में क्या था, एसिड और बेस के साथ वो कलर चेंज कर रहा था, पर उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है, कौन थोड़ा कम, मतलब H+ के बारे में हमें पता नहीं चल रहा था, वो डायरेक्टली कलर शो कर रहा था। तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं दूसरी चीज़, उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो pH भी हमें बता दे एक तरीके से, जो हमें pH भी बता दे, तो इसको हम बोलते हैं pH पेपर। ये आपका होता है, देखो ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, एक पेपर होता है, ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे कभी, ये आपको शॉर्ट्स में इसके वीडियोस मिल जाएंगे। एक पेपर होता है और इस पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इस पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मिक्स में, ऐसा एक जगह पे नहीं, मिक्स में इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स जब एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग केमिकल रिएक्ट करता है। मतलब मान लो अगर आपका ए केमिकल है, बी केमिकल है, सी केमिकल है, 3 केमिकल हो गए, ये pH 5 पे क्या बदलेगा, अपना कलर बदलेगा। ये जब pH आपका 1 होगा तब कलर बदलेगा, ये pH आपका 3 होगा तब कलर बदलेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई pH 1 का सॉल्यूशन डालता हूं, ठीक है, कोई pH 1 का इसमें एसिड डालता हूं, तो केवल ये वाला रिएक्ट करेगा और पूरे पेपर का कलर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये जो कलर है ये कैसे आया कि ये वाला जो केमिकल था उसने पूरे से रिएक्ट कर लिया और पूरे पेपर का कलर कैसा हो गया, ये वाला हो गया। अगर कलर रेड आता है, मतलब किसी और दूसरे वाले दूसरे वाले केमिकल ने रिएक्ट किया है, इसलिए आपका कलर कैसा आ रहा है, रेड। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, बुक में बहुत अच्छे से दे ही नहीं रखा है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला, कोई pH 5 का आपका कोई केमिकल डाला, जैसे मान लो एसिटिक एसिड बेस में इसमें डाल दिया, एसिटिक एसिड बेस में डाला। अब pH पेपर लेकर गया, pH पेपर के ऊपर कोई अलग कलर्स नहीं आते हैं, pH पेपर को लेकर गया तो pH पेपर क्या होगा, इसमें बहुत सारे केमिकल है, जो यहाँ पे सूटेबल होगा वो इससे रिएक्ट करेगा और पूरे pH पेपर का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा आपका, ये वाला थोड़ा सा ग्रीनिश कलर हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसका pH कितना है, 5 है। बात समझ में आई? तो pH पेपर बेसिकली क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग स्थिति के अंदर रिएक्ट करते हैं, जो कि आने वाला जो सॉल्यूशन होता है उस पर डिपेंड करती है बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको एक दिन हम और अच्छे से आपको pH पेपर और अलग अलग रिएक्शंस को करके दिखा देंगे, शायद दिखा रखी है शॉर्ट्स में, आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका pH स्केल। तो pH स्केल से या हमें एसिड और बेस के बारे में एक चीज हमें पता चली यहाँ पे कि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी नहीं होती है कि सारे एसिड एक जैसे होंगे, सारे बेस एक जैसे होंगे। तो वो डिपेंड करती है उनके अंदर किसके ऊपर, H+ या OH नेगेटिव के अमाउंट पे। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर हमने एसिड और बेस को भी क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, मतलब उसके भी अलग अलग टाइप बना दिए हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इसके आधार पे। ठीक है, ऐसे एसिड जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड हमने बोल देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन इन वाटर, जो वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ अगर वो बनाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूं, ठीक है, वो OH पे आ जाएगा, जिसके अंदर OH आयन बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर OH आयन बहुत ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। अब कम हुआ तो क्या आ जाएगा, मान लो एक एसिड है जिसके अंदर H+ बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वीक एसिड। प्रोड्यूस फ्यूअर H+ आयंस इन वाटर। कंपैरेटिव है दोनों बातें, ठीक है, कंपैरेटिव है। मतलब अगर मैं pH स्केल की मैं बात करूं तो यहां पे ये जो वाले हैं, ठीक है, इस रेंज में जो है वो कौन आ जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस वाले रेंज में कौन आ जाएंगे, आपके वीक। ठीक है, इस वाले में कौन आ जाएंगे, वीक। सिमिलरली इधर जो आएंगे वो ये एसिड रहेंगे, ये क्या रहेंगे आपके, वीक बेस। ये कौन रहेंगे, वीक बेस। और ये वाले कौन आ जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस। कौन आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, या जो स्ट्रॉन्ग वीक का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है H+ आयन के अमाउंट पे। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में एसिड बेस की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी,
उसके बाद में रिएक्शंस पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं एसिड बेस के कि कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ा किसको, H+ या OH नेगेटिव के अमाउंट को, कि कितना अमाउंट ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमने पीएच स्केल लिख लिया कि जिसमें हाइड्रोजन का अमाउंट जो मेजर करता है वो कौन करता है, पीएच स्केल। P फॉर प्रोटीन्स, P फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ किसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच। अगर हम इसका थोड़ा फुल फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो वो लगभग ऐसा होगा, आइडिया है वो। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। और दूसरी चीज वापस से याद कीजिए कि पीएच का मतलब क्या होता है, अगर आपका पीएच ज्यादा है मतलब H+ कम है, उल्टा चलता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया था मैंने, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ H+। ठीक है, यह मैंने बताया था आपको। तो आपको क्लियर हुआ, समझ आया? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पीएच की, और ये बात हो गई आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी बात हो गई। एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहो तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसमें H2SO4 आ जाता है, ठीक है, HCl आ जाता है, ठीक है, HNO3 आ जाता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में कौन आ जाता है, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया, ये वीक एसिड है। इसके अलावा मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, आपके दोनों NaOH KOH दोनों भाई भाई, ठीक है, NaOH और KOH ये आ गए, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आ जाएंगे आपके वीक बेस। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये हो गया, हमने पीएच के बारे में पढ़ा। अब ये जो पीएच का जो कंसेप्ट है या जो एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो हमारी डेली लाइफ में क्या काम आता है, डेली लाइफ में कहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे पोर्शन में पढ़ेंगे। तो उसी में हम स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो, पहला ही जो यूज है वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। कैसे, हम देखेंगे कि जो हमारी जो बॉडी है या जो ह्यूमन है वो एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज में ही सर्वाइव कर सकता है। एसिड में डालोगे तो जल जाओगे, ठीक है, बेस में भी डालोगे तो बॉडी के साथ बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा जो बॉडी है, इंसान का बॉडी है, जितने भी एनिमल्स का जो बॉडी है, लिविंग्स का बॉडी है, उसके लिए पीएच का एक सिग्निफिकेंट रेंज होता है। ठीक है, उस रेंज को हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है। चाहे हम पानी पी रहे हो, खाना हम खा रहे हो, तो वो एक रेंज होती है, उस रेंज का ही हम खा सकते हैं, उसी रेंज के अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया कि हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है पीएच की एक रेंज पे ही। उससे ऊपर नीचे हम निकलेंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। जैसे ह्यूमन बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली ओनली विद इन पीएच रेंज, और वो रेंज कितनी होती है, 7 to 7.8। ठीक है, मानव शरीर के लिए इतना आपका पीएच होता है। छोटा सा चेंज भी हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद में एक और यूज है बहुत अच्छा और पानी से रिलेटेड है। देखो, हमारा जो ह्यूमन है वो एटमॉस्फेयर में रहता है। हमें एक चीज पता है, जब हम पॉल्यूशन करते हैं, जैसे लाइक फैक्ट्रीज वगैरह हम बनाते हैं, तो वो कौन से नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स रिलीज करती है। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमने पढ़े, जैसे CO2 हो गए, ठीक है, NO2 हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये फैक्ट्री से रिलीज होते हैं और इनके ये जाके एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। हमें एक चीज पता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं, अभी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा, वो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के। किस नेचर के, एसिडिक। ठीक है, एसिड नेचर के ये होते हैं कौन, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे मैंने एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, तो इनका नेचर होता है एसिडिक। तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये जो हमारी बारिश होती है, बादल होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाती है और उसके साथ ये बारिश के रूप में नीचे आती है। स्टार्टिंग की जो बारिश होती है, जैसे मानसून चल रहा है, मानसून के अंदर जो पहली बारिश होती है तो वो पूरे उस पॉल्यूशन को साथ में लेकर आती है वापस से। तो वो जो बारिश है, ठीक है, वो जो आपका पानी है उसका जो पीएच है वो पीएच क्या हो जाता है, बेसिकली कम। उस जनरल जो वाटर है, वाटर का पीएच क्या होता है आपका, 7 होता है। वाटर का पीएच कितना होता है, 7। पर जैसे ही आपका यहाँ पे
नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मिक्स हुए तो इसका पीएच क्या होने लग जाता है, कम। इसका पीएच क्या होने लग जाता है, कम। अब हमें ये पता है जैसे ये आएगा तालाब में भरेगा, ठीक है, और आपके नदियों में जाएगा, तो ये जो पानी है ये पीएच इसका कम होगा, मतलब इसका नेचर क्या है, एसिडिक। अगर इसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, अगर इसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो ये हमारे लिए, हमारी सॉइल के लिए, हमारे ये जो लिविंग्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। और इस रेन को हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि जब वर्षा का जो जल है उसका जो पीएच है, ठीक है, जब बारिश के जल का जो पीएच है वो 5.6 से क्या हो जाता है, कम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अम्लीय वर्षा। उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। बात समझ में आई। इससे देखो ये जो फिश वगैरह जो लाइफ है, ये आपके जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या होती है, हार्म होती है। ह्यूमन के ऊपर भी, ह्यूमन के स्किन के ऊपर भी, सब पे फर्क पड़ता है। तो ये आपका देखो, मतलब हमें जो पीएच है उससे ये पता चल रहा है कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। ये एक्वेटिक लाइफ परेशान क्यों हो रही है, या जो इनके लिए हार्म है, इनके लिए जो समस्याएं हैं, वो हमारा एसिड जो हमने नॉन मेटल के फॉर्म में प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया उसकी वजह से हो रहा है। इंसान ने ये सब कुछ किया है। बात समझ में आई। तो पीएच के ये 2 एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए। आगे के जो एप्लीकेशंस है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। 3-4 एप्लीकेशंस और बचे हुए हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमारे जो सॉल्ट है वो हमारे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए जो आपको नहीं समझ में आया हो, जो आपको अच्छा लगा हो। बस कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो 10th क्लास का मिलने वाला है।